फ्रेंड्स हम लोग सीटेट पेपर 2024 में हुआ था 4 दिसंबर 2024 को, वो पूरा कंप्लीट करेंगे। देखिए पहला प्रश्न आया है कि महारत उन्मुख शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय डैश को देते हैं और असफलता को डैश देते हैं, तो किसे देते हैं? पहला ऑप्शन योग्यता और अच्छी किस्मत, कार्य कठिनाई को। बी ऑप्शन योग्यता और कोशिश, खराब किस्मत को। सी ऑप्शन योग्यता और अच्छी किस्मत और निम्न योग्यता को। डी ऑप्शन योग्यता और कोशिश अपर्याप्त कोशिश को। अपर्याप्त मतलब यहाँ पर असफलता वाला, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा डी ऑप्शन। देखिए महारत उन्मुख शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय योग्यता और कोशिश को देते हैं, ठीक है, असफलता का अपर्याप्त कोशिश को, ठीक है। अब देखिए महारत जो उन्मुख शिक्षार्थी हैं वे शिक्षार्थी होते हैं जो स्वयं निर्धारित मानकों के हिसाब से काम सीखते हैं और उसमें महारत हासिल करते हैं। ये शिक्षार्थी नए कौशल विकसित करने, सुधार करने और ज़्यादा ज्ञान हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। महारत उन्मुख शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय योग्यता और कोशिश को देते हैं और असफलता का श्रेय अपर्याप्त कोशिश को देते हैं। अपर्याप्त कोशिश को देते हैं असफलता का श्रेय, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के समीप दूराभिमुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है? दूराभिमुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है तो कौन करता है? देखिए पहला ऑप्शन विकास बहुदिशात्मक और बहुआयामी होता है। बी ऑप्शन अलग अलग संस्कृतियों में रहने वाले हमशक्ल जुड़वा अलग अलग दरों से विकसित होते हैं। सी ऑप्शन मोतियों को धागे में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं, ठीक है। और डी ऑप्शन बच्चों में खड़े होने से पहले बैठने की क्षमता का विकास होता है। अब बात तो सही है, लेकिन ये जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है? देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के समीप डैश दूराभिमुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है? तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? हाँ दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मोतियों को धागे में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। तो समीप डैश दूराभिमुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है, ये वाला ऑप्शन एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसके बारे में जानेंगे। देखिए समीप दूराभिमुख सिद्धांत, समीप दूराभिमुख सिद्धांत, इसको प्रॉक्सिमोडिस्टल कहते हैं, ठीक है। प्रॉक्सिम का अर्थ होता है समीप या पास और डिस्टल का दूर। डिस्टल का अर्थ क्या होता है? दूर। जन्म पूर्व 5 महीने से लेकर जन्म तक भ्रूण के शरीर का विकास अंदर से बाहर की ओर होने की प्रक्रिया को समीप दूराभिमुख कहते हैं, समीप दूराभिमुख कहते हैं, ठीक है। इस नियम के अनुसार पहले पेट या छाती के क्षेत्र में विकास होगा, फिर बाहम में और अंत में अंगुलियों में। इस प्रकार मोतियों को धागे में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। यह कथन विकास के समीप दूराभिमुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है, इस बात को याद रखना। वायोस्टी के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं। ए ऑप्शन विचार और आत्मनियमन में सहायता के लिए, देखिए वायोस्टी एक रूसी वैज्ञानिक थे जो मानते थे कि सामाजिक अंतक्रिया विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इनके अनुसार अधिगम तब होता है जब बच्चे समाज के लोगों और पर्यावरण के साथ अंतक्रिया करते हैं। वायोस्टी के अनुसार बच्चे स्वयं से बात या निजी भाषण करते हैं। विचार और आत्मनियमन में सहायता के लिए निजी भाषण की अवधारणा भाषण का वह प्रकार है जो बिना किसी संचारी क्रिया के स्वयं के लिए निर्देशित करता है। बच्चे स्वयं बोलकर अपने कार्यों का मार्गदर्शन करने के लिए निजी भाषण का उपयोग करते हैं। सामाजिक संचार में चुनौतियां किसमें स्पष्ट होती हैं? नंबर 1 ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार में। बी ऑप्शन मस्तिष्क पक्षाघात में। सी ऑप्शन स्वलीन क्रम विकार में। डी ऑप्शन अधिगमात्मक विकलांगता में। तो सामाजिक संचार में चुनौतियां किसमें स्पष्ट होती हैं? तो आपका आंसर सही हो जाएगा सी ऑप्शन, शुलिन क्रम विकार में। अब ये क्या देखिए ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD, यह एक न्यूरोलॉजिकल और विकासात्मक विकार है जो आमतौर पर जीवन के पहले 3 वर्षों में दिखाई देता है। इस विकार में सामाजिक संचार सम्मतियाँ, रुचि और व्यवहार के साथ लगातार चुनौतियाँ शामिल। इस विकार के कारण लोगों को सामान्य सामाजिक संबंधों को विकास करने में क्या होती है? कठिनाई होती है। अब देखिए वाइगोत्स्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आलम्बन का उदाहरण है? अब आपका ऑप्शन ये है, देखिए किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना। बी ऑप्शन अभिप्रेरणा के रूप में एक छात्र को उनके काम के लिए श्रेणी प्रदान करना। सी ऑप्शन एक छात्र को पढ़ने का कार्य देना और उन्हें स्वतंत्र रूप से सवालों के जवाब देने के लिए कहना। डी ऑप्शन एक छात्र को एक कौशल का प्रदर्शन करना और फिर उन्हें अपने दम पर इसमें महारत हासिल करना। तो वे कह रहे हैं कि वायोस्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आलम्बन का उदाहरण है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। देखिए क्या कह रहा है? किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए
लेव वायस्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को छोटे छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना आलम्बन का क्या है, उदाहरण है दोस्तों। आलम्बन को मचान या पड़ा भी कहा जाता है। आलम्बन को मचान या पाड़ भी कहा जाता है, ठीक है। पाड़ आधारभूत सहायता। वायस्की द्वारा दिया गया शब्द जिसमें उन्हें प्रस्ताव दिया कि शिक्षकों, परिवार, मित्रों आदि द्वारा बच्चों को उनके अधिगम में अस्थायी मदद दी जानी चाहिए। लेखन विकल्प की विशेषता है नंबर ए विलंबित गति कौशल, नंबर 1 विलंबित गति कौशल, बी लिखित कार्य में चुनौती, सी पढ़ने के प्रभाव में कमी, डी ऑप्शन दोहरावदार व्यवहार। तो लेखन विकल्प की विशेषता है बी ऑप्शन लिखित कार्य में चुनौती, बी ऑप्शन ऐड हो जाएगा। देखिए लेखन विकल्प, ठीक है। तो लेखन विकल्प, इसको डिस्ग्राफिया एक न्यूरोलॉजिकल विकार है। ये एक प्रकार की सीखने की विकलांगता है जो लेखन से संबंधित होती है। इसमें व्यक्ति को लिखने में कठिनाई होती है। समस्या लिखित कार्य में चुनौती के रूप में प्रकट होती है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए अच्छे समस्या समाधानकर्ता बनने में विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए है, देखते हैं। ऐसी जानकारी पर ध्यान देना जो पहले से मौजूद विश्वासों और पूर्वाग्रहों की पुष्टि करे। बी ऑप्शन समस्याओं को एक विशिष्ट निर्धारित तरीके से हल करना। सी ऑप्शन बड़ी और जटिल समस्या को छोटी प्रबंधन समस्या में विभाजित करना। डी ऑप्शन समस्या से संबंधित जानकारी के केवल एक ही पहलू पर ध्यान केंद्रित करना। तो अब आप सोचिए, अच्छे समस्या समाधानकर्ता बनने में विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए एक शिक्षक पर आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटी प्रबंधन समस्या में विभाजित करना। बड़ी और जो जटिल समस्या होती हैं उनको छोटी प्रबंधन समस्या में क्या करके विभाजित करके काम को पूरा करना, ऐसे ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। देखिए अच्छे समस्या समाधानकर्ता बनने में विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए एक शिक्षक को बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटे छोटे प्रबंधनीय समस्याओं में विभाजित करना। इस तरह से समस्याओं को विभाजित करने से विद्यार्थी हर भागों को व्यवस्थित तरीके से हल कर पाते दोस्तों। अब देखिए अगला क्वेश्चन, कथन ये कह रहा है एक समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षकों को बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। संवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए। और कारण में कह रहा है समावेशी कक्षाओं को पाठ्यचर्या सामग्री के मानकीकरण के साथ साथ मूल्यांकन रणनीतियों के मानकीकरण को अपनाना चाहिए। अब आप सोचिए यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा। तो ये आपने देखा, आपका प्रश्न आपको पूरा क्लियर दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आपका प्रश्न दिख रहा है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ए सही है लेकिन आर गलत है दोस्तों। ए सही है लेकिन आर गलत है। कैसे, अब इसका हम पूरा व्याख्या देखते हैं। देखिए ए सही है और आर गलत है दोस्तों, ठीक है। तो देख कथन ए में कह रहा है एक समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकता को पूरे करने के लिए शिक्षकों को एक बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि सभी छात्र एक ही तरीके से नहीं सीखते। कुछ दृश्य सीखने वाले होते हैं, कुछ श्रवण और कुछ स्पर्श या गतिविधि के माध्यम से बेहतर समझते हैं, ठीक है। बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करके शिक्षक सभी छात्रों की आवश्यकता को क्या करता है, पूरा कर सकता है, ठीक है। आर में तो ये कह रहा समावेशी कक्षा को पाठ्यचर्या सामग्री के मानकीकरण के साथ साथ मूल्यांकन रणनीतियों के मानकीकरण को अपनाना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है,